लाजवंती नरेंद्र सूरी द्वारा निर्देशित भारतीय ड्रामा फिल्म है। इसे 1929 के कांस फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया था। इसमें बलराज साहनी और नरगिस मुख्य भूमिका में है। आइए देखते हैं इसकी पूरी कहानी। कविता बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। उसका बच्चा सुरक्षित रूप से आया की गोद में है और उसे रसोइये को रात की छुट्टी दे दी गई है। उनके पति और वह थिएटर जा रहे हैं और उसके बाद डिनर पर जा रहे हैं। हालांकि आया ने कविता के आदेशों को रद्द कर दिया है। वह जानती है कि निर्मल जो कहता है और वह जो करता है वह दो अलग चीजें हैं। कविता नाराज होकर उनके बयान का खंडन करती है, लेकिन अफसोस यह सही है। निर्मल काम का शौकीन है। किसी मुकदमे में पूरी तरह से व्यस्त होने के कारण निर्मल अपने ड्राइवर के माध्यम से टिकट भेजता है ताकि कविता अकेले नाटक में जा सके। जब निर्मल लौटता है तब तक देर हो चुकी होती है। कविता उसका इंतजार करते करते सो जाती है ताकि वे साथ में खाना खा सके। दुर्भाग्य से निर्मल ने बाहर खाना खा लिया है। कविता परेशान है। बाद में वह यह जानकर और भी परेशान हो गई कि वह वास्तव में उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। निर्मल के पास घरेलू कर्तव्यों के लिए बहुत कम समय है और कविता सामाजिक रूप से मिलने वाले लोगों को यह समझाते समझाते थक गई है कि उसका पति कभी उसके साथ कहीं क्यों नहीं जाता है। एक दिन कविता निर्मल के साथ शॉपिंग पर जाने की योजना बना रही है। ये उन कुछ दिनों में से एक है जब निर्मल वास्तव में घर पर है। जब दरवाजे की घंटी बजती है, कविता झट से नौकरानी से कहती है कि जो भी हो उसे बता देना कि घर पर कोई नहीं है। हालांकि जब नौकरानी दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता है। जब कविता खुश होती है कि उनका अवांछित मेहमान चला गया है, तो वह घर के अंदर उसकी उपस्थिति से आश्चर्यचकित हो जाती है। वह खिड़की से अंदर कूद गया था। सुनील निर्मल का पुराना दोस्त है। वह हंसते हुए कविता पर आरोप लगाता है कि वह नहीं चाहती कि वह वहां आए। जब निर्मल रेणु के साथ अंदर आता है तो वह सुनील से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ खरीदारी करने के लिए आमंत्रित करता है। तभी निर्मल के लिए एक टेलीफोन कॉल आती है। कविता की हताशा के कारण और सुनील के रुकने और किसी भी आगंतुक के लौटने तक उनका मनोरंजन करने की पेशकश के बावजूद निर्मल ने वहीं रुकने का फैसला किया। जबकि कविता खरीदारी अभियान को छोड़ देना चाहती थी, निर्मल ने उसे सुनील को एक संरक्षक के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। खुशमिजाज स्वभाव के सुनील को ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं है। दुकान पर कविता को अपने सिर पर साड़ी लपेटते हुए देखकर सुनील की इच्छा हुई कि वह उसे चित्रित कर सके। एक प्रस्ताव जिसे कविता ने उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। निर्मल ने अक्सर टिप्पणी की थी कि कविता के चित्र के बिना उसका चित्र अधूरा है। तस्वीर बनाने के लय सुनील कहते हैं, लेकिन उसके लिए कविता को हर दिन उसे अपना 2-3 घंटे का समय देना होगा। कविता खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। कविता बैठक शुरू करती है। प्रत्येक दोपहर सत्र समाप्त होने के बाद वह सुनील को बॉम्बे दिखाती है। कभी कभी रेणु उसके साथ होती है, कभी कभी वह अकेली होती है। अपनी अपनी चिंताओं में डूबे होने के कारण उनमें से किसी को भी ध्यान नहीं आता कि जो परिचित उन्हें बाहर बाहर देखते हैं वे गपशप करने लगे हैं। जब निर्मल की बहन सुनील और कविता के बारे में निर्मल को बोलती है तो वह उसे टोक देता है कि वह कविता पर पूरा भरोसा करता है और उसे खुशी होगी अगर उसकी बहन उसकी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश न करे। उसकी बहन नाराज होकर भड़क गई। इस बीच उनकी एक यात्रा पर, जिसमें रेणु, कविता और सुनील शामिल हैं, एक विदेशी व्यक्ति उनसे मिलता है जो कविता और रेणु की एक साथ तस्वीर लेने की अनुमति मांगता है। वह एक फोटो पत्रकार है जो भारत के बारे में एक किताब लिख रहा है। वह प्रकाशित होने पर उन्हें एक प्रति भेजने का वादा करता है। जैसे जैसे बैठकें और उनका भटकना जारी रहता है, निर्मल की बहन बदनाम समाज की कानाफूसी से अभिभूत हो जाती है। हालांकि इस बार उसका तीर निशाने पर लगा। निर्मल ने जो कुछ सुना उससे वह इतना परेशान हुआ कि वह घर चला गया। कविता वहां नहीं है, वह सुनीता के घर गई है, नौकरानी ने उसे बताया। लेकिन जब वह वहां गया तो पता चला कि सुनीता 1 हफ्ते से शहर में नहीं है। उसे नहीं पता कि कविता को कहां खोजा जाए।
उसने सुनील के फ्लैट पर जाने का फैसला किया। वह वहां जो देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। जब कविता वापस आती है तो उसे एक ऐसे पति का सामना करना पड़ता है जो गुस्से में चिल्लाता है। उनके अनुचित आरोपों से कविता आहत होती है और वह टूट जाती है। इस बीच सुनील ने कविता का चित्र तैयार कर लिया है। वह इसे निर्मल को भेंट करने के लिए दौड़ता है। यह उनकी शादी की सालगिरह है। जबकि वह कविता से न मिल पाने से आश्चर्यचकित है, वह निर्मल की प्रतिक्रिया से और भी अधिक आश्चर्यचकित है। कविता के लापता होने की रिपोर्ट ना करने के लिए सुनील अभी भी निर्मल से गुस्से में है। जैसे ही वह निकलता है, निर्मल पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सुनील अब तक शांत हो चुका है, लेकिन निर्मल की यह स्वीकारोक्ति कि उसने कविता की सभी तस्वीरें नष्ट कर दी हैं, उसे निराश करती है। सुनील और प्यारे मोहन के बीच निर्मल को पिता की गुमशुदगी का विज्ञापन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जब तक पुलिस को खबर नहीं मिली कि कविता के हुलिया से मिलती जुलती लड़की आज श्यामनगर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ा रही है। प्रत्याशा से भरे निर्मल और सुनील छोटे से गांव की ओर तेजी से बढ़ते हैं। सचमुच कविता ही वहां संगीत सिखा रही है। उसकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है। प्रिंसिपल उसका अनुबंध बढ़ाना चाहेगी। फॉर्म में कविता की वैवाहिक स्थिति और उसके पति या पत्नी का नाम पूछा गया है। समाज में अपने पति की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ कविता ने फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल के विरोध के बावजूद कि फॉर्म के बिना बोर्ड उसके आवेदन को स्वीकार भी नहीं करेगा, कविता ने जाना पसंद किया। जब निर्मल और सुनील को एहसास हुआ कि उन्होंने उसे स्कूल में मिस कर दिया है, तो वे उसका पीछा करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला उन्हें समय पर उस तक पहुंचने से रोकती है, और जब वे अंततः अगले स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कविता जिस ट्रेन से यात्रा कर रही थी वह पटरी से उतर गई थी। दुर्घटना स्थल पर कविता का नाम घायलों, मृतकों या जीवित बचे लोगों की सूची में नहीं है। धारणा यह है कि लापता कई अन्य लोगों की तरह वह भी बह गई है। उसे मृत मान लिया गया है। निराश, हृदय विदारक निर्मल बंबई लौट आता है, अपने किए पर पछतावे के कारण, जिसके कारण यह त्रासदी हुई, और कविता के बिना घर के खालीपन को सहन करने में असमर्थ निर्मल ने शहर छोड़ दिया। 10 साल बीत गए और रेणु अब बहुत ही दृढ़ विचारों वाली एक छोटी लड़की है। वह अपने पिता और उनके छोटे से घर पर लोहे की छड़ी के साथ शासन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उसके कामकाजी पिता पहले की तरह घर या खुद की उपेक्षा न करें। निर्मल इलाहाबाद की एक दिन की यात्रा करने के लिए जाता है। वहां रहते हुए उसे रेडियो पर एक परिचित आवाज सुनाई देती है। पूछताछ में जानकारी मिली कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कला भवन से किया जा रहा है। वह वहां पहुंचता है और कविता को मंच पर देखकर दंग रह जाता है। कविता भी उतनी ही हैरान है। वह प्रदर्शन के बाद जल्दी से भागती है, लेकिन निर्मल को ग्रीन रूम के दरवाजे पर पाती है। निर्मल की माफी की गुहार वास्तव में कविता के दिल को पिघला नहीं पाती। क्या क्या निर्मल उसे उसके खोए हुए 10 साल वापस दे सकता है? उसकी प्रतिष्ठा, उसकी खुशी। निर्मल को पश्चाताप है? नहीं, वह नहीं कर सकता, लेकिन वह संशोधन करने का प्रयास कर सकता है। क्या कविता उसके साथ घर नहीं लौटेगी? कविता भावनाहीन है। इसे इतना आसान बनाने के लिए बहुत कुछ हो चुका है। अंत में निर्मल ने एक एक्का निकाला। क्या वह पत्नी नहीं तो कम से कम एक मां के रूप में नहीं लौटेगी? रेणु को उसकी बहुत याद आती है। हालांकि निर्मल ने रेणु की प्रतिक्रिया के लिए मोलभाव नहीं किया है। छोटी लड़की को हमेशा से बताया जाता रहा कि उसकी मां मर चुकी है। अब उससे एक अजनबी को अपनी नई मां मानने के लिए कहा जा रहा है। पहले से ही देखा है कि सौतेली माएं अपने सौतेले बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। रेणु की सौतेली मां के बारे में धारणा बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा उसे लगता है कि उसके पिता की नई पत्नी उसे उससे दूर ले जा रही है। रेणु कविता को अपनी मां के रूप में कब स्वीकार करेगी? क्या वह, और इस बीच कविता इसे कैसे संभाल सकती है? बाद में जब सब बताया ही कविता ही उसकी असली मां है तो रेणु हैरान हो गई। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ही रोचक है और बलराज साहनी और नरगिस दोनों ही बहुत ही स्वाभाविक कलाकार हैं और उन्होंने अपने किरदारों को स्क्रिप्ट की अनुमति से अधिक बारीकियों से भर दिया है।
बेबी नाज भी एक अच्छी अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपने किरदार में ठोस करुणा भरी थी। कविता, चरित्र और अभिनय दोनों शानदार थे। जब उसके पति ने उस पर बेवफाई का आरोप लगाया तो पहले तो वह चौंक गई और फिर गुस्से में आ गई। एक छोटा सा धोखा ताकि वह अपने पति को उस चित्र से आश्चर्यचकित कर सके जो वह चाहता था। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है जिसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। जैसा कि वह तीखे स्वर में कहती है, पूछ तो लिया होता, काश तुमने पूछा होता। ये हास्यास्पद है कि उसे उस पर इतना अविश्वास करना चाहिए। जब इस अन्यायपूर्ण आरोप पर उसका गुस्सा बढ़ता है और उस पर और अधिक आरोप लगाए जाते हैं तो वह तमतमा उठती है। जब निर्मल उसके खिलाफ अपना हाथ उठाता है तो यह आखिरी तिनका होता है। जब तक आप माफी नहीं मांगते मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी, वह उससे कहती है और चली जाती है। उसका गौरव और उसका आत्मसम्मान बरकरार रहता है।